विश्व के कई देशों में फैले वायरस मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भी अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस बीमारी पर नजर रखने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अगर किसी में भी मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसकी सूचना तुरंत दे और इलाज शुरू कर दे, जिसको लेकर सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल भी पूर्ण रूप से तैयार दिख रहा है। सभी चिकित्सकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो मंकी पॉक्स से संक्रमित देशों से यात्रा कर यहां आए हैं। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रही इस बीमारी ने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अभी मंकी पॉक्स का कोई मामला नहीं है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरस एक मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। 1998 में ये पहली बार शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। इस वायरस का पहला मामला 1970 में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि पहले ये रोग अफ्रीका में ही पाया जाता था, लेकिन अब ये रोग यूरोपियन देशों में भी फैल रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इन देशों से आ रहा है उसे आइसोलेट होने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये रोग मानव से मानव में फैल सकता है, इसलिए ये खतरनाक है। जो भी व्यक्ति बाहरी देशों से आ रहे हैं उन्हें 21 दिनों तक पृथक रहने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति उसकी निगरानी कर रहा है उसे भी बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता है। मंकी पॉक्स एक वायरल इलनेस है जो कि जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब एनिमल्स से ह्यूमंस में आई और फिर ह्यूमन से ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। और कुछ कंट्रीज़ में, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ये एंडेमिक है, मतलब कि वहाँ पर इसके केसेस मिलते रहते हैं, है ना। लेकिन अभी जो आउटब्रेक्स हुई हैं इसकी, वो आउटब्रेक्स नॉन एंडेमिक कंट्रीज़ में हुई हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब अगर उन कंट्रीज़ से ट्रैवल की हिस्ट्री है किसी व्यक्ति की और उसमें कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको हम मंकी पॉक्स सस्पेक्ट मानते हैं। और मंकी पॉक्स जो सस्पेक्ट है उसको 21 दिन कम से कम उसका आइसोलेशन पीरियड रहेगा, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। अब मंकी पॉक्स का सस्पेक्ट कैसे हम कहेंगे, तो उसमें जैसे सिम्टम्स तो आते हैं, जैसे फीवर आ गया, रैश आ गया। इसका रैश बड़ा टिपिकल सा रैश होता है जो कि ज़्यादातर वो रहता है हथेलियों और पाँव के सोल में, और टांगों और बाजुओं में भी रह सकता है, मतलब पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, मतलब जो है ना सेंट्रल पार्ट में नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बाजुओं में, पैरों में, हाथों में या पाँव में या टांगों में हो सकता है इसका रैश। रैश बड़ा बड़ा हो जाता है। वो जो रैश है वो इन्फेक्टिव होता है। वो अगर दूसरा व्यक्ति उस क्लोज कांटेक्ट में आ जाएगा तो उनको वो होने के चांसेस हो जाएंगे। वैसे ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, लेकिन क्योंकि बड़ी ड्रॉपलेट्स चाहिए इसके लिए ज़्यादा लंबा कांटेक्ट चाहिए होता है। उस पेशेंट के साथ लंबा कांटेक्ट है, अगर लंबी कांटेक्ट हिस्ट्री है तो ये फैलने के इसके चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये फीवर आने के 2-3 दिन बाद रैश आ जाता है, और रैश जो है जब तक कि लास्ट क्रस्ट उसका झड़ नहीं जाता तब तक ये इन्फेक्टिव रहता है। तो इसलिए इसमें जो आइसोलेशन पीरियड है वो 21 दिन का रखा गया है। 21 दिन तक पेशेंट को हम आइसोलेट रखते हैं। यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने आप ठीक हो जाती है। इसमें हमें फीवर या और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। अगर डायरिया हो जाए या वॉमिटिंग्स हो जाएँ तो उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। और जब रैश हीलिंग फेज़ में होता है तो उसमें ख़ारिश बहुत होती है, तो उसमें हम एंटीहिस्टामिनिक एक कुछ ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं। तो सपोर्टिव मेजर्स रहते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमने देखना होता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही हैं, लाइक कोई निमोनिया में तो नहीं जा रहा है पेशेंट, या उसका यूरिन आउटपुट तो नहीं कम हो रहा है, या आई में उसको दिखने में तो नहीं प्रॉब्लम हो गई है कि कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया है। तो इस तरह से हमें उसका पेशेंट का फ़ॉलो-अप करना पड़ता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इसका फ़ॉलो-अप करे या जो साथ में रहता है उसको हम ये कहेंगे कि वो जो पूरी तरह से अपना प्रॉपर गाउन पहने, 2 पेयर्स ग्लव्स के पहने और अपना गॉगल्स लगाए, और उसके बाद ही पेशेंट के पास जाना चाहिए। नहीं तो इसके फैलने के चांसेस जो हैं वो रहेंगे।